Hello everyone, welcome back to our chemistry class. We have already completed 2 chapters of class 11 chemistry, that is chapter 1 and chapter 2. आज हम chapter 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं. चैप्टर 3 का नाम एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज दिया हुआ है. इसका मतलब को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे. मैं आपको पहले ही बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि पीछे व्हाइट बोर्ड देख करके आप टेंशन मत लीजिए. इसमें जो लिखा हुआ है इसका तवज्जो दीजिएगा. अगर आप इसका तवज्जो दीजिएगा और इस पहला वीडियो को इस चैप्टर का देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल ऑफ स्टडी क्या हो रहा है. ये जो भी कंटेंट आपके पास जा रहा है थ्रू दिस वीडियो इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जेईई नीट सिलेबस. और कोई बच्चे अगर क्लास 11 बोर्ड्स सीबीएसई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं. इसके पहले जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. आप प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 केमिस्ट्री, वहां जाकर के देख सकते हैं. विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी हुआ है उसमें. आप पहले थ्योरीज को कंप्लीट कीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, नोट्स बना के क्वेश्चंस को बनाइए और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन फेस कर सकते हैं. कोई भी अदर बुक का आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा. तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज चैप्टर 3. चैप्टर 3 इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, पीरियोड्स में रखेंगे. पीरियोड्स में रखेंगे इसका मतलब क्या होता है, सजाएंगे एक तरीके से. सवाल आता है यहां पर, पहला ही बात है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जरूरत क्यों है. सबसे पहला बात यह सब जरूरी है कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जरूरत क्या है. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. देखिए, जब आपके पास ये 3 मान के चलिए आपके पास ये 3 मार्कर है तो आपके पास अगर ओनली 3 मार्कर है तो आपको याद करना बहुत आसान है. आप देख रहे हैं ये ब्लू मार्कर है, ये रेड मार्कर है और ये ब्लैक मार्कर है. नो इशू विद दैट. बट इफ यू हैव 300 मार्कर्स ऑफ डिफरेंट 300 कलर्स then it will be difficulty to remember all the colors. Yes or no? So we had such a problem कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे है और उन सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को याद कर पाना एट वंस एक समय पे बहुत मुश्किल है. अगर हम यहां पे ग्रुप में बांट दें, आप लोगों को जो भी बैठे हुए हैं बांट दें इस तरह से कि बच्चा आप लोग मेटल याद कीजिए, आप मेटल याद कीजिए, आप नॉन मेटल याद कीजिए, आप गैस याद कीजिए. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. इस तरह से ग्रुप में एलिमेंट्स को बांट दिया जाए तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा. आपको सारा मेटल याद होगा, आपको सारा गैस याद होगा, आपको सारा नॉन मेटल याद होगा. लेकिन एक बच्चा को अगर सिर्फ बोला जाए सब याद कर लो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी सामने आने वाला है. और उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आज है पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल सीखने के बाद हम लोग सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को जो है एक साथ याद रख पाएंगे. सो दैट इज द मोटिव ऑफ दिस चैप्टर कि सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज याद हो जाएं आपको. क्लियर है कि नहीं. सो शॉर्टकट में इस चैप्टर का नाम हम पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं. पीरियोडिक टेबल क्या है ना, पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड टुगेदर. पीरियोडिक टेबल क्या है ना, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है. एलिमेंट्स को एक जगह रखा गया है, जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक साथ रखा गया, प्लेस्ड टुगेदर. क्लियर है कि नहीं है. द पीरियोडिक टेबल एवॉल्व्ड, पीटी को आगे से हम जहां भी पीटी लिखे समझ जाइएगा पीरियोडिक टेबल लिख रहे हैं. और ये प्रॉपरली मैं पहले से लिख करके रख रहा हूं ताकि आप लोगों के पास जो नोट्स बढ़िया से जाए, आप लोग नोट्स बना पाए. सो दैट वैल्यू इट, बढ़िया से नोट्स बनाइए. पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे कि 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. द पीरियोडिक टेबल एवॉल्व्ड लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. आज जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो ये पीरियोडिक टेबल इतना आसानी से नहीं बना है. क्लियर है कि नहीं. इसके पीछे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स का कई ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उनको लेने के बाद कई बार मिस्टेक्स हुआ है. कई पीरियोडिक टेबल आपके सामने आए और वो फेल हो गया कई जगह पर. इसका मतलब यह है कि आज जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, क्लास 9-10 में पढ़े हैं, वो बहुत सारे मेहनत के बाद आया है.
इसका मतलब यह है कि इसके पीछे जो मेहनत था उनको भी थोड़ा याद कर लेंगे और उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने हेडिंग डाला है नेक्स्ट, क्या है? अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला सवाल हमने क्या क्लियर किया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का क्या जरूरत है। आप सोच के देखिए एक बार, और एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मान के चलिए आपने क्लास 9th पास किया, क्लास 10th पास किया, अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। सो यू हैव सच बुक्स। क्लास 9th के बुक्स हैं आपके पास, क्लास 10th के बुक्स हैं आपके पास, क्लास 11th के बुक्स हैं आपके पास। क्लास 9th में मैथ्स का बुक है आपके पास, मैथ्स का बुक है, साइंस का बुक है ऑब्वियसली, और उसके बाद इंग्लिश का बुक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली 10th में भी मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का बुक है, 11th में भी मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का बुक है। और ये साइंस जो क्लासिफाई हो चुका है आपका दो कैटेगरीज में, अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अलग से बुक है आपके पास। आपके पास अब आगे क्लास जितना बढ़ेंगे आपके पास नंबर ऑफ बुक्स उतना बढ़ता जाएगा, यस और नो? और अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए क्लास 9 का जो साइंस का बुक है थोड़ा निकाल के दे दो, तो यू विल टेक टाइम टू सर्च दैट, यस और नो? आप घर जाके पहले उसको खोजेंगे कहां रखे हैं भाई, कौन सा पेटी में रखे हैं भाई, यस और नो? उसके बाद खोज के निकालेंगे तो किसी को आप दे पाइएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को एक सेल्फ बना ले, एक जगह, एक सेल्फ बना ले बुक रखने का जगह, जिसमें आप क्या किए हैं कि आप टॉप के जो सेल्फ है उसमें आपने सारे 9th के बुक रखे हैं, फिर इसके नीचे 10th के बुक रखे हैं, और उसके नीचे अब आप जो जगह बना रहे हैं वो 11th के बुक है। तो आप फटाक से जाकर के कहां सर्च कीजिएगा? 9th वाला सेल्फ में आप फटाक से साइंस का बुक निकाल के दे दीजिएगा, यस और नो? सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यू आर डूइंग हियर। आप एक टाइप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या, किस तरह का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? क्लास वाइज। किसी और का दिमाग में ये हो सकता नहीं, नहीं, एक काम करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। सब्जेक्ट वाइज का मतलब आप साइंस के बुक को एक जगह रखेंगे, चाहे वो 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो। मैथ्स का बुक को एक जगह रखेंगे, समझ में आ रहा है? इंग्लिश के बुक को एक जगह रखेंगे। तो आपको जैसे पूछा जाएगा यार 9th का साइंस का बुक निकाल के दो, तो आप कहां जाएंगे? कौन सा सेल्फ में जाएंगे? साइंस वाला सेल्फ में जाएंगे, और साइंस वाला जितना बुक है एक जगह पे होगा, 9th वाला निकाल के उसको दे देंगे। सो क्लासिफिकेशन में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। तो क्लासिफिकेशन कई टाइप से हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो कई साइकोलॉजीज इस तरह से पहले आए। तो पहला टॉपिक हमने यही लिया है, अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के कई साइकोलॉजीज सामने आए, कई तरीके को सामने लाया गया। क्लियर है कि नहीं? पहला जो साइकोलॉजी सामने आया, किससे आया? नाम है, ध्यान से सुनिएगा, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोबेराइनर नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम लाया, एक लॉ लाया, और उन्होंने इस लॉ का नाम दिया डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स वर्ड का मतलब होता है 3, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्राइड्स। कब आया? 1829 में, 1829। नाउ वी आर इन 2025, तो काफी पहले का बात है। इन्होंने क्या कहा सुनिएगा, इनके पास भी कई सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन आज जो 118 एलिमेंट्स है उस समय इतना नहीं था, बट फिर भी जरूरत पड़ रहा था ताकि सारे को याद रख पाए हम। क्लियर है कि नहीं? इनका तरीका क्या था क्लासिफाई करने का, ये समझ रहे हैं। हमने अभी बताया ना, ये क्लासिफाई करने का कई तरीके हो सकते हैं। सो व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? इट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। हमने अभी बोला ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स या सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ईच विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ईच विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या किया जानते हैं? मान के चलिए ये 3 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? तो 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी का मतलब एक आध एग्जांपल दे रहे हैं, आगे जाके प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत डिटेल में। मान के चलिए इसका एटॉमिक साइज, एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक बता रहे हैं, क्या? इसका एटॉमिक साइज। तीनों का एटॉमिक साइज लगभग सेम है, तो तीनों को एक साथ रखेंगे हम। इन्होंने वही काम किया। क्या किया? इट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। 3 ग्रुप बनाए एलिमेंट्स का, और तीनों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या था? सेम था। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से बनाया? तरीका यह था, सच दैट द एटॉमिक
weights of the middle element was the arithmetic mean of the other two। ऐसे सजाया गया, ये चलिए एक एलिमेंट है, ये चलिए एक एलिमेंट है और बीच में एक एलिमेंट है। क्लियर है कि नहीं? ये जो बीच का एलिमेंट का एटॉमिक वेट, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक वेट है। ये क्या है जानते हैं? ये जो साइड के दो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक वेट्स का अर्थमेटिक मीन है। मीन समझते हैं? मीन मतलब एवरेज होता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं यहां पर। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक जगह रखा गया। वाई? आप देख पाएंगे अभी। लिथियम का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो होता है वो 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। इनके हिसाब से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इनके हिसाब से यह है कि इसका मास, साइड के दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का जो मीन होगा, अर्थमेटिक मीन माने एवरेज होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं सर? 39 प्लस पहले कितना है 7 और डिवाइड कर देंगे 2, कितना निकल के आएगा? 23। सी व्हाट इज दिस? ये जो नंबर है वो निकल के आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? ये तरीका था उनका, समझ में आया? डोबेराइन नाइट्राइड्स। और एक बात उन्होंने बताया, ये तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही अर्थ मेटल्स हैं। क्या है? अर्थ मेटल्स। ये अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, अर्थ के नीचे पाया जाता है, अर्थ मेटल्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसके बाद है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट हो जाता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक वेट हो जाता है 40, स्ट्रोंटियम का 88 और बेरियम का 137। एज इट इज याद करना है। तो ये 137 प्लस 40 कीजिए, क्या आ जाएगा? 137 प्लस 40 अपॉन 2, एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज निकल के आ जाएगा आपका 88.5 आएगा। देखिए अप्रोक्सीमेटली 88.5 आया, इसका कितना होता है? 88। अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग इक्वल है। सिमिलरली कैल्शियम, बेरियम और आयोडीन, कैल्शियम, बेरियम, कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन। कैल्शियम का होता है 35.5, कितना होता है? 35.5। ब्रोमीन का होता है आपका 80, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 एंड आयोडीन का 127। जब इसका ये दो साइड के एलिमेंट्स का एवरेज निकालिए आप, दैट इज 127 प्लस 35.5 अपॉन 2, तो आपका निकल करके आएगा 81.25। क्या निकल के आएगा? 81.25। ध्यान दीजिएगा 80 लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। क्लियर है ना? तो तरीका उनका ये था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, और ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सीमित रह गया। यू आर वॉचिंग दिस, बस इसके आगे और वो एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर पाया। तो इनका ये 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 3 एलिमेंट्स हैं, हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स है। इसी को क्या कह रहे हैं? ट्राइड्स। एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डोबेराइनर ट्राइड? ये 3 एग्जांपल्स याद रखिएगा, 3 में से कोई रहेगा तो वो डोबेराइनर ट्राइड है, अदरवाइज नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस छोटा मोटा आ सकता है इन टॉपिक से। हमने ये बात समझा कि आज जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उस पीरियोडिक टेबल को बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है। क्लियर है कि नहीं? 1829 में ये जंग स्टार्ट हुआ। वार 2 देख लिया सब तुम लोग? ये वार स्टार्ट हुआ था कब? 1829। कि हमें एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई करना है, सभी याद रहे। तो पहला जो ट्राई किया किसने किया? डोबेराइनर ने किया। डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स करके इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो तरीका था, और साइंटिस्ट आए आगे जाकर के, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना अपना तरीका दिए, उन सबको जो है पढ़ते हैं आगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो ट्राई किए थे पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो कौन है? टेल्यूरिक स्क्रू रूल बोल सकते हैं, या टेल्यूरिक हेलिक्स रूल बोल सकते हैं। असल में ये रूल का नाम है, कौन इसको प्रपोज किया था और क्या बताया था आगे हम समझाते हैं। क्या नाम है ये? टेल्यूरिक हेलिक्स रूल बोलिए या टेल्यूरिक स्क्रू रूल बोलिए। इट वॉज प्रपोज्ड बाय कैनकॉर्टीज, स्पेलिंग सही से लिखिएगा, CHANCOURTOIS। पूरा नाम था डी कैनकॉर्टीज। ये जो कैनकॉर्टीज था असल में फ्रांस के थे, फ्रेंच थे, और ये एक प्रकार का जैसे
अर्थ के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उन पे रिसर्च करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जियोलॉजिस्ट। हिंदी में बोलते हैं आपका भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजिस्ट थे। फ्रांस के जियोलॉजिस्ट थे, इसलिए फ्रेंच जियोलॉजिस्ट लिख दिया हमने, कैनकॉर्टर्स। इन्होंने ये बताया कि एलिमेंट्स को इस प्रकार सजाओ कि एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट इंक्रीज होता रहे। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इसका मतलब बेस इन्होंने भी क्या बनाया? एटॉमिक वेट को ही बनाया। जो अभी थोड़ा देर पहले आपने डोबराइनर में पढ़ा, उन्होंने भी बेस किसको बनाया था? एटॉमिक वेट को बनाया। टेल्यूरिक ने भी, टेल्यूरिक हेलिक्स लॉ में जो कैनकॉर्टॉइज थे, कैनकॉर्टॉइज भी किसका इस्तेमाल कर रहे थे? एटॉमिक वेट का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका नाम स्क्रू या हेलिक्स रूल क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक स्क्रू जैसा या हेलिक्स जैसा, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए ना सिलेंडर के जैसा, इस तरह से आपको दिख रहा है, ये क्या है? सिलेंडर है, दिख रहा है। उसमें एलिमेंट्स को इस तरह से सजाया। किस तरह से सजाया? अगर कोई बंदा इधर से देखेगा, अब मान के चलिए आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है, आप इधर से देख रहे हैं, इधर है आपका फोकस, तो आप इस तरह से एलिमेंट्स को सजाए हैं। समझ में आ रहा है? और किस तरह से सजाए हैं ना? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, मतलब जिसका एटॉमिक वेट कम था उसको पहले रखा उन्होंने। क्लियर है कि नहीं? लेट एक एलिमेंट है, यहां पर ए है, और उसके बाद किधर है? यहां पर है बी है, फिर ऐसे गया सी है, फिर ऐसे गया यहां पर डी है, ऐसे गया ई है, ऐसे गया एफ है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं यार? अगर इस तरह का व्यू देखें, हम एक काम करते हैं, इस तरह का व्यू ले लेते हैं। पहला वाला सर्कल हम बनाए हैं, पहला वाला सर्कल, उसके बाद दूसरा वाला सर्कल इसका ऊपर बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को ऐसा रखा कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है, एक एलिमेंट डी है, ठीक है। उसके बाद ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। अरे एलिमेंट्स के नाम होंगे ना कुछ, हम एबीसीडी लिख रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एक हेलिक्स बनाया और हेलिक्स में सभी एलिमेंट्स का नाम को लिख दिया उन्होंने। और सभी एलिमेंट्स किस प्रकार थे? जो पहले लिखा हुआ था उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट कम था और उसके बाद वाला का एटॉमिक वेट ज्यादा था। क्लियर है कि नहीं? तो बेस उन्होंने अभी भी क्या बनाया है? एटॉमिक वेट को ही बनाया और इस तरह से सजाने का प्रयास किया। क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये भी जो है ज्यादा समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि ये जो था कुछ एलिमेंट्स तक ही लिमिटेड रह गया, लिमिटेड अप टू सम एलिमेंट्स। हम लिख देते हैं यहां पर, लिमिटेड अप टू सम एलिमेंट्स ओनली, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। सारे एलिमेंट्स जब तब तक, कब तक? 1862 तक जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सभी एलिमेंट्स को यह इसमें सजा नहीं पाया। इसलिए इस लॉ को भी क्या कर दिया गया? इस रूल को भी क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। बोलिए क्लियर है यहां तक? अब एक इंपॉर्टेंट रूल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 1864, जस्ट आफ्टर 2 years। 1862 में कौन आया? टेल्यूरिक स्क्रू और हेलिक्स रूल। और ये क्या आया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1864 में आया, जस्ट आफ्टर 2 years। ये क्या कहता है समझिएगा। इट वॉज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी क्या था? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही हुआ। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, in which it was observed that every 8th element had properties similar to those of the first। इसमें यह पाया गया कि फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम था। ओके, लिख रहा है जस्ट लाइक द 8th नोड ऑफ द ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। क्या आप जानते हैं म्यूजिक का 8 स्वर होते हैं,
नोड बोलते हैं इंग्लिश में। अरे सा रे गा मा पा धा नी हो गया ना, सा वापस आ रहा, सा से शुरू किए थे और सा पे खत्म हो रहा, 8। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 8 नोड्स थे, इसके हिसाब से इन्होंने सेट किया कि जो 8th एलिमेंट होता था वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को मैच करता था। ट्राई किया इन्होंने अपने लेवल पे। तो देखिए, अगर हम लिखे नोट्स को हिंदी में ही लिखते हैं, बच्चे लोग हिंदी में हिंदी आता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, यहीं तक लिखेंगे। 7 नोट्स हो गए, वापस आएगा तो सा हो जाएगा। फिर क्लियर है कि नहीं? तो इन्होंने इसमें एलिमेंट को सजाने का प्रयास किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जैसे कि शुरुआत किया लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कहां से शुरू किया? लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे कम एटॉमिक मास लिथियम का, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास अभी इस लाइन पे जो भी लिखा हुआ है फ्लोरीन का। ठीक है, उसके फिर रिपीट होना था ना, तो रिपीट होना था तो क्या एलिमेंट आया? लिथियम के जस्ट नीचे एक एलिमेंट लिखने जा रहे हैं जो लिथियम के जैसा ही प्रॉपर्टी रखता है, दैट इज सोडियम। तो क्या बोला था कि पहला जो एलिमेंट हम लिखे जा रहे हैं, 8th एलिमेंट कौन सा है? ये 8th एलिमेंट है। 7th एलिमेंट ये वाला, ये 8th वापस आया। यस और नो? समझ में आ रहा? सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मतलब इसका और इसका प्रॉपर्टी सेम, इसका प्रॉपर्टी सेम, इसका प्रॉपर्टी सेम, अरे इसका और इसका भी प्रॉपर्टी सेम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 8th एलिमेंट इस तरह से बताने का प्रयास है। सिर्फ पहला वाला मैच नहीं, जितना भी सेकंड वाला ले रहे हो तो उसके नीचे वाला ले लो। अगेन क्लोरीन के बाद जो 8th एलिमेंट आया, अगेन यहां से फिर से 1 से स्टार्ट किया हमने, सोडियम से लेकर के, फिर क्या? क्लोरीन। क्लोरीन के जस्ट बाद जो एलिमेंट आया हुआ है पोटेशियम, उसके बाद आया कैल्शियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही क्या है? अर्थ मेटल्स। हम बोल रहे थे सभी के प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। इनके हिसाब से क्या है कि गाना गाओ सारे गा मापा, और जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करा दो। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी एक प्रयास था पीरियोडिक टेबल बनाने का, लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल, ये जो टेबल आप देख रहे हैं एलिमेंट्स का, ये टेबल ओनली कैल्शियम तक ही लिमिटेड रह गया, इसके आगे नहीं जा पाया। तो आप इस चीज को यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि ये नियम जो है कैल्शियम तक ही मानी जाती है। दिस रूल इज लिमिटेड अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही ये बना पाया। सबका अपना अपना प्रयास था भाई, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। आज के जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, ये सब नहीं किया होता तो क्यों आज का पीरियोडिक टेबल इतना बढ़िया से बना हुआ रहता? तो पहले तो गलती होंगी, लेकिन प्रयास जरूरी है। याद रखिएगा, जीवन में प्रयास जिस दिन आप करने छोड़ दिए, उस दिन आगे का कुछ भी अच्छा होना बंद हो जाएगा। तो आप अगर फेल हो रहे हैं, अगर आप कहीं कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो उसमें फेलियर होना तो एकदम कंपलसरी चीज। फेल होना बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जब तक आप फेल नहीं होइएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1864 का बात हो रहा है। 1864 तक जो इनर्ट गैसेस आज आप जानते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। क्लियर है कि नहीं? इसलिए यहां पर जैसे अब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसके बाद क्या आता? नियोन लिखते ना। अच्छा, क्लोरीन के बाद क्या लिखते हैं आप? यह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये सब जो अभी नाम लिया हमने, नियोन, आर्गन, ये सब क्या है? इनर्ट गैसेस। तब तक डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो क्यों कहां से रख पाएगा? क्लियर है कि नहीं? हम यहां पे एक बात और लिखेंगे, इनर्ट गैसेस
were not discovered till the date, till the date 1864 में इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो जितना भी इन्होंने ट्राई किया काबिले तारीफ था, गाना के साथ भी मैच करने का कोशिश किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो भी हमने रूल पढ़ा है सभी किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा था, उस हिसाब से ये सजाता जा रहा था। आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हमने जो भी रूल देखा वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। एक नया साइंटिस्ट आया, लोथर मेयर, ध्यान दीजिएगा। लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, साइंटिस्ट का नाम है लोथर मेयर। कब आया ये? 1869 में। उन्होंने एक कर्व बनाया, ग्राफ बनाया, इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वेट को एटॉमिक वॉल्यूम के साथ रिलेट करें अगर, तो एक ग्राफ मिला उनको एक्सपेरिमेंटली। तो अगर हम बात करें किसका ना, डेंसिटी का। सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कह सकते हैं हम ये। वॉल्यूम को अगर इधर लेके आ जाए तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट तो क्या हम लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। क्या हम लिख सकते हैं ये चीज? क्या आप लोग इस चीज को जानते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म को हटा दिया जाए तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू आए तो कोई कांस्टेंट टर्म आता। इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर बढ़ता तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा, और अगर किसी का वॉल्यूम बढ़ता तो उसका मास एग्जैक्टली बढ़ना चाहिए। सो ये बात है। तो हमारा नॉर्मल जिंदगी क्या है? कहता है, नॉर्मल जिंदगी ये कहता है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें किसके किसके बीच, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, सर एटॉमिक वेट को इधर लिख रहे हैं या मास इधर लिख रहे हैं, और वॉल्यूम इधर लिख रहे हैं। एम का मतलब यहां एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है। केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट बोलिए, एटॉमिक मास बोलिए, बच्चा सेम चीज है। तो अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ बनाएं तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है, तो जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, स्ट्रेट लाइन। यस सर। सो व्हाट इज द स्लोप हियर? मैथ्स का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, स्ट्रेट लाइन पढ़ाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको y मान लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स। m क्या है यहां पर? स्लोप, और x मतलब एक्सिस। m क्या है? डेंसिटी। समझ में आ रहा है? स्लोप डेंसिटी है यहां पे। चलिए छोड़िए बकवास। तो ऐसा होना चाहिए। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वॉल्यूम के साथ साथ मास भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये है नॉर्मल जिंदगी। इसको क्या कहेंगे हम? नॉर्मल जिंदगी। यस 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 यस, नॉर्मल जिंदगी। लेकिन लोथर मेयर ने मेंटोस जिंदगी को देखा, देखेंगे अभी हम। अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम। पहला बार आया एटॉमिक मास के अलावा कोई चीज सामने लेकर के आया, पहला बार, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम। पहला बार ये कहना चाहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है वो किसके हिसाब से चलता है? उसका एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से चलता है। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे एटॉमिक मास के हिसाब से, और ग्राफ इस प्रकार नहीं पाया उन्होंने। तो मेंटोस जिंदगी वाला ग्राफ जरा ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम इधर रखा, मास इधर रखा, इधर यहां तक आ रहा रे, मास इधर आ रहा, वॉल्यूम इधर आ रहा। ग्राफ उन्होंने इस प्रकार पाया, जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से, दिस इज मेंटोस जिंदगी ऑफ लोथर मेयर।
किसके किसके बीच का ग्राफ है? वॉल्यूम वर्सेस मास का ग्राफ होना ऐसा चाहिए, लेकिन मिला उनको इस प्रकार। एक्सपेरिमेंटल बात है, और एक्सपेरिमेंट करके ऐसा ग्राफ लाने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया, और उन ऑब्जर्वेशंस को आपको याद रखना है। क्या ऑब्जर्वेशंस था? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। पहला बात, एल्कली मेटल्स वेर प्लेस्ड एट द टॉप पोजीशंस हैविंग मैक्सिमम एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम सबका सबसे ज्यादा एलिमेंट्स में से किसका हुआ ना? एल्कली मेटल्स का। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां कहां दिख रहा है सर? ये वाला लाइन है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, समझ में आ रहा? तो सबसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम किसका मिला? एल्कली मेटल्स का। एल्कली मेटल्स मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए लिखा हुआ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहां से शुरू करते हैं, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर आगे जाकर के सीजियम। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे सबसे ज्यादा वॉल्यूम माने सबसे बड़ा साइज किसका होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब का। और इनमें से सबसे ज्यादा किसका होता है? सीजियम का। लिथियम सबसे छोटा इनमें से। आप देख पा रहे हैं, लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन कीजिएगा तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? सोडियम का। नीचे है लिथियम। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बात करते और क्या ऑब्जर्वेशंस थी? एल्कली अर्थ मेटल्स, ये एल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, याद कर लीजिए, एल्कली मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल्स आर प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ कर्व गोइंग डाउन। मिड पॉइंट ऑफ कर्व गोइंग डाउन, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहां कहां है सर? कर्व का मिड पॉइंट यहां भी है, 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 यहां भी है। लेकिन कौन सा मिड पॉइंट को पाया? ये ना गोइंग डाउन, जो ग्राफ से डाउन की तरफ जा रहा, वहां पर पाया गया। क्या ना? एल्कली अर्थ मेटल्स दैट आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो बेरिलियम पाया गया यहां पर, बेरिलियम। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम। समझ में आ रहा? ये देखिए ग्राफ यहां पे नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राफ यहां पे नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राफ यहां नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये ग्राफ तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना इस समय, तो उस समय नहीं मिला। नेक्स्ट, हेलोजेंस वेर प्लेस्ड एट द कर्व रीचिंग अपवर्ड। जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था ना, उस समय क्या पाया गया? हेलोजेंस मिला। हेलोजेंस कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो यहां पर क्या है? फ्लोरीन है। एक्चुअली यहां पर क्या है? फ्लोरीन है। यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर आयोडीन है। इसी तरह से जो नेक्स्ट अप जाएगा वहां पर एस्टेटिन होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? क्लियर है? आगे बात कर। इनर्ट गैसेस टुक प्लेस इन असेंडिंग कर्व बट आफ्टर हेलोजेंस इंक्लूडिंग हीलियम। नहीं पढ़ पा रहे तो हम हट जा रहा है, देखिएगा नोट्स अगर कोई बच्चा बना रहा है ध्यान से बनाइए। इनर्ट गैसेस टुक प्लेस इन असेंडिंग कर्व ऑफ द असेंडिंग कर्व बट आफ्टर हेलोजन इंक्लूडिंग हीलियम। हेलोजन मतलब इनर्ट गैसेस को भी जगह इनमें इसमें मिला। कहां पर मिला ना? जब ग्राफ असेंड कर रहा था, असेंड मतलब होता है जब ऊपर की तरफ जाता है, असेंडिंग। लेकिन कहां मिला ना? आफ्टर हेलोजन, मैंने हेलोजन के बाद। हेलोजन यहां पर है ऑलरेडी, यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला। समझ पा रहे हो? और पहले क्या मिला? यहां पर हीलियम, इनर्ट गैस है। उसके बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। याद कर लेना, इनर्ट गैसेस क्या क्या होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्लियर है कि ये सब क्या है? इनर्ट गैसेस। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, ये जगह तो खाली है, अभी दिख रहा है बॉटम पोजीशन ग्राफ का बचा हुआ है। यहां देखिए लिखा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेर फाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द कर्व। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट जानते हैं, क्लास 9 में थोड़ा बहुत तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल को कितने मतलब ब्लॉक्स में बांटा गया? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे जब आप देखेंगे ये चीज। लेकिन हम सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन है। क्लियर है कि नहीं? बट मोस्ट ऑफ दी
एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। हम क्लियर ये बात तब कर पाएंगे जब आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 में पढ़ाएंगे। वो चैप्टर का नाम ही है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। वहां पे आपको ये बात समझ में आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, और डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, और ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहा है तो डी ब्लॉक में ही मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन है। इसका मतलब हिंदी में होता है संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है जो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट कर जाए, सो दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को जनरली आप मान के चलो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनको कहां पे पोजीशन मिला, ये सब जगह। एंड आई एम नॉट राइटिंग दोस थिंग्स, सिर्फ इतना याद रखिएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहां जगह मिला, एट द बॉटम ऑफ द कर्व। सो दिस इज कॉल्ड लोथर-मेयर कर्व। और लोथर-मेयर ने वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ बनाया, जो कि एक मिनटोस जिंदगी जैसा था। और ये नॉर्मल जिंदगी से बढ़ करके हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि एटॉमिक मास करके खत्म था कहानी। अभी हमने पढ़ा एटॉमिक वॉल्यूम। सो अदर देन एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस साइंटिस्ट लोथर-मेयर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल और पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक मास पर ही बेस्ड होगा, एटॉमिक वेट पर ही बेस्ड होगा, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आज मानते हैं हम उस पीरियोडिक टेबल को लेके सारा प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जो पीरियोडिक टेबल है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मेंडलीव साहब का था। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जितना भी पीरियोडिक टेबल हमने देखा, उनमें से सबसे अच्छा अभी तक का 1869 तक का ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, दमित्री मेंडलीव, रशियन साइंटिस्ट है। इनके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस जो है बोर्ड्स में पूछा जाता है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, लिख रहा है द फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय मेंडलीव इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे पहले पीरियोडिक टेबल नहीं बना, इससे पहले अरेंजमेंट्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स के अरेंजमेंट्स बनाए गए, बट टेबल के फॉर्म पे सभी को ला नहीं पाया गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि सारे एलिमेंट्स को एक जगह पे लाया जाना स्टार्ट हुआ। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता रहा हूं। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना करके आपके सामने लाया था, तो उस समय दुनिया में सिर्फ 63 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था। हम कब का बात कर रहे हैं? 1869 का बात कर रहे हैं। ये पॉइंट यहां नहीं लिखा हुआ है, बट एक्स्ट्रा में आप बात को नोट कर सकते हैं। हम आगे वैसे नोट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बोला कि 63 एलिमेंट्स टिल द टाइम डिस्कवर्ड थे ओनली। तो उन्हीं एलिमेंट्स को उन्होंने सजाया। आगे बात करते हैं। कॉमनली नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया उसका नाम क्या दिया गया? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एंड दिस पीरियोडिक टेबल, शॉर्टकट में पीटी लिख रहे हैं हर जगह, समझ जाइएगा, पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ। और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें एक नियम को बांध दिया गया, नियम बना दिया गया, जिसे क्या कह सकते हैं आप? पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज पीरियोडिक लॉ? ऐसा लॉ जो कुछ निश्चित समय के बाद, क्या बोल रहे हैं, जो कुछ निश्चित नंबर एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो, उसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। पीरियड समझते हैं ना, एक पीरियड, एक समय के बाद फिर रिपीट होना लगे, उसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। तो इसका पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है? या कह रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मैंने घूम फिर करके वापस फिर वहीं पे चला गया, ये भी एटॉमिक वेट पर। इनका कहना है कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो रिपीटिव नेचर का होता है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। फिर से बेस इनका बन गया क्या? एटॉमिक वेट। और यहीं पर ये मिस्टेक कर गए, और कुछ नहीं। आगे जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है कि एटॉमिक वेट को नहीं कंसीडर करना है, हमें एटॉमिक नंबर को करना चाहिए था। ये उस वजह से समझेंगे हम। फिलहाल इनका पीरियोडिक लॉ समझ में आ गया है, इसको रट्टा मार लीजिए बढ़िया से। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट के हिसाब से जो है इसका पीरियोडिसिटी आता है, मतलब सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगा कुछ एटॉमिक वेट के बाद जाकर के।
एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने सजाया सारे एलिमेंट्स। हियर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स in such a way that elements with similar properties are placed in same gap। इन्होंने कैसे सजाया है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के हिसाब से या एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने सजाया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसका कम वेट था उसको पहले रखा, जिसका ज्यादा वेट था उसको बाद में रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक आप एक बार एक काम कीजिएगा, हम पीरियोडिक टेबल को लगा रहे हैं आपके सामने, इसको एक बार विजुअलाइज कर लीजिए। यहां पे मैं लगा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। फाइन, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ही बात कर रहे हैं यहां जो हम कर रहे हैं। इसके बारे में एक्स्ट्रा जो बातें आपको जानना चाहिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में आकर के हम डिस्कस कर देंगे आपके सामने। आप इसको जरा विजुअलाइज कर लीजिए। और एक बात बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, पहले आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लें बढ़िया से, और उसके बाद जो जो बातें यहां पे डिस्कस हो रही है रिलेट करते हुए चलेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और मैं हाथ में रखा हूं यहां पे, समझते हुए देखते हुए मैं बताऊंगा और आप लोग भी इस चीज को रिलेट करते हुए चलिएगा। तो मैं अभी जो है इसको हटा रहा हूं, चीजों को पढ़ते हैं। अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो डाउनलोड करके प्रिंट करके अब देखिए आगे। यहां पे नेक्स्ट कह रहा, इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियोड्स। इसके पास क्या था? 7 हॉरिजेंटल रोज था, इस तरह का 7 हॉरिजेंटल रोज था, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पीरियोड्स का नाम दे रहे हैं। तो 7 हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियोड्स कहेंगे। उनको नंबर कैसा दिया गया? 1 to 7, 1 to 7। लेकिन अब जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको यहां पे दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई साहब, इसमें छेड़छाड़ किया गया है, इसीलिए यह बात आपके सामने आ रहा है। मतलब यह है कि जो पीरियोडिक टेबल आपने अभी डाउनलोड किया और जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा सुधार लाने के बाद जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो आपके पास है। जो ओरिजिनल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियोड्स थे, 1 to 7 नंबर दिया हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बात करते हैं। मेंडलीव्स ओरिजिनल टेबल दैट इज पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स थे कितने? 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, और इनको नाम दिया गया ग्रुप्स। इनको क्या कहा गया? कॉल्ड ग्रुप्स। कितने टोटल कॉलम्स थे? 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। कितने टोटल रोज थे? 7 हॉरिजेंटल रोज थे, दैट इज पीरियोड्स थे। ध्यान रखिएगा, ये सब बातें छोटे छोटे बातें हैं। 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसे हम ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप्स का नाम आप अभी भी देख पा रहे होंगे, वो चीज को मैच कीजिएगा, आर नंबर्ड एज रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो गया होगा। लेकिन आपको अभी जो मिला है वो शुरुआत 1 से नहीं देख पा रहे होंगे, 0 से देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी फिर से कह रहे हैं उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक था, उसके बाद 0 था। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? However, 9th वर्टिकल कॉलम जो 9th वन था, यहां तक तो 8 इस तरह से नाम दिया गया, और इसके बाद जो 9th कॉलम था कॉल्ड 0। जो 9th कॉलम था उसका नाम क्या था? 0 था। अब ये 0 जो है उनमें सारे एलिमेंट्स क्या थे ना? इनर्ट गैसेस थे। और मैं आपको बता दूं 1869 तक कोई इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। सो बाद में प्लेस किया गया यार। तो अगर बाद में प्लेस किया गया उस चीज को, तो पहले टेबल में कैसे घुसा दोगे? बाद में ही रखा होगा, बाद में रखा हुआ था एक्चुअली, उसको अभी मॉडर्नाइज करके जो है आपके सामने रख दिया गया है। तो 9th वर्टिकल कॉलम जो था उसका नाम क्या दिया गया? 0, जिसमें क्या कौन से एलिमेंट्स थे? इनर्ट गैसेस थे। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि 1 से पहले ही 0 लिख दिया गया है, और 0 में सारे इनर्ट गैसेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। टॉप टू बॉटम हम पढ़ रहे हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। क्लियर है कि नहीं? ये सारे इनर्ट गैसेस 9th कॉलम में था, अभी पहले ही लिख दिया गया। आगे बात करते हैं। एक्सेप्ट ग्रुप 8 and 0, 8 ग्रुप छोड़ दीजिए और 0 ग्रुप छोड़ दीजिए। मतलब अगर ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं तो 8 सबसे लास्ट वाला और 0 सबसे पहला वाला। एक्चुअली में ये 0 सबसे लास्ट में था। क्लियर है कि नहीं? ये 2 ग्रुप छोड़ के, 8 और 0 को छोड़ के, ईच ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। इनको और 2 हिस्सा में बांटा गया, जिनका नाम दिया गया डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी। आप देख पा रहे होंगे, पहला ग्रुप में फोकस कीजिएगा, लेफ्ट साइड में लिथियम लिखा हुआ है, राइट साइड में सोडियम लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है?
उसके नीचे देखिए पोटेशियम लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखा हुआ कॉपर। अगर हम सेकंड ग्रुप में चले जाएं तो सेकंड ग्रुप में लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे बेरिलियम लिखा हुआ है, राइट साइड में एल्युमिनियम लिखा हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्रुप्स थे बच्चा, ध्यान दो, अगर ये फर्स्ट ग्रुप है, मान लो ये सेकंड ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक का नाम क्या दिया गया? ए, दूसरा का नाम दिया गया बी, और लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट्स को रखा गया, राइट साइड में कुछ एलिमेंट्स को रखा गया। माने यहां पे जो ग्रुप्स थे उनको फर्दर सब डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स में, जिनका नाम दिया गया ए एंड बी, जो आपको यहां पर इस पीरियोडिक टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, ए और बी बोल रहे हैं, मतलब ए में कुछ एलिमेंट्स, इसके नीचे कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ, बी के नीचे भी कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ। आगे, अच्छा, अगर 8th ग्रुप को छोड़ दिया गया तो उसमें कितना एलिमेंट्स था? लिख रहा है ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 9 एलिमेंट्स। आप काउंट कर सकते हैं, देख लीजिएगा, दिख रहा है आप लोगों को? 9 एलिमेंट्स है, अरेंज्ड इन 3 सेट ईच कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। 3 सेट थे, आप देख पा रहे होंगे 3 सेट, मैं पढ़ रहा हूं। आयरन कोबाल्ट निकल एक सेट है ना, रुधीनियम रोडियम और पैलेडियम एक सेट है, और एक ऑस्मियम इरिडियम और प्लेटिनम ये तीसरा सेट है। 3 सेट आपको दिख रहा है, और 3-3 एलिमेंट का 3 सेट दिख रहा है, 3 या 9 एलिमेंट्स इसमें थे। आपका मन में सवाल होगा कि सर बाकी जगह खाली छोड़ा हुआ है, यस और नो? यहां पे कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। आपको बता दो, मेंडलीफ ने जानबूझ के ये जगह को छोड़ा था। सोचिए, उनका सोच, जानबूझ के ये जगह को छोड़ा था फॉर न्यू अपकमिंग एलिमेंट्स, कि भविष्य में कोई एलिमेंट्स आएंगे तो उस जगह पर उनको प्लेस दिया जाएगा। और इवन नॉट ओनली फॉर अपकमिंग एलिमेंट्स बट ऑल्सो ही हैड सेड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, कि इस नेचर का एक एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा। ये तक बात कर लिया, नेचर तक, प्रॉपर्टीज तक बता के गया कि इस प्रॉपर्टी का एक एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा, उसको यहां रख देना। नाम नहीं बताया, नाम तो बाद में होता है ना, पहले जन्म होता है उसके बाद नाम होता है, नाम नहीं बताया। उन्होंने बता के गया कि इस प्रॉपर्टी का कुछ एलिमेंट्स आगे आएंगे, ये जगह हम छोड़ रहे हैं, यू जस्ट प्लेस हियर। तो ये जो जगह छोड़े हुए थे उन्होंने जानबूझ के छोड़ा था फॉर अपकमिंग एलिमेंट्स। तब तक तो मात्र 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे ना, आज हमारे पास 118 है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो ये बातें हमने डिस्कस किया अभी तक, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल गया है अकॉर्डिंग टू दैट। बट एक्स्ट्रा में कुछ बातें आपको याद करना चाहिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे और कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, ठीक है? क्या है? इन ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओनली 63 एलिमेंट्स वेर प्रेजेंट, जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया। 63 एलिमेंट्स ही तब तक डिस्कवर हुए थे, उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने सजाने का प्रयास किया। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 8 ग्रुप्स। अभी 9 ग्रुप्स देखे ना आप, एक्चुअली में कितना ग्रुप्स था? 8 ग्रुप्स ही था। कारण क्या है ना, टिल द टाइम इनर्ट गैसेस वेर नॉट डिस्कवर्ड, उस समय तक इनर्ट गैसेस आया ही नहीं था, उसके लिए अलग से कोई ग्रुप बना हुआ ही नहीं था, वो तो बाद में ऐड किया गया। He left many space in his periodic table for the future elements. इतना भविष्य के बारे में सोच करके किसी चीज को एज्यूम करके लिखना और वो बाद में करेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने पीरियोडिक टेबल में, अपना पीरियोडिक टेबल में कई स्पेस को छोड़ा। और एक बात और इंपॉर्टेंट, इन एडिशन विथ दिस ही ऑल्सो प्रपोज्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स दैट वाज नॉट डिस्कवर्ड येट। उस समय तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होते उनके प्रॉपर्टीज बता करके चले गए और जगह छोड़ दिया गया। जैसे कि कुछ उदाहरण है हमारे सामने, गैलियम, सेलेनियम और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, इनके प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले ही बता दिया था, नाम नहीं बताया था, नाम बाद में हुआ। क्लियर है कि नहीं? ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, उनके पीरियोडिक टेबल में इनका कोई जगह नहीं था, बस इनके प्रॉपर्टीज बता करके चला गया था कि भाई ये होने वाला है। He also corrected atomic masses of some elements. कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पहले रॉन्ग थे, उनको करेक्शन भी करके दिया। मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है केमिस्ट्री के फील्ड में। जैसे कि बेरिलियम का पहले मास, एटॉमिक मास हुआ करता था 13.5 ग्राम पर मोल, आज वो 9 ग्राम पर मोल में आया हुआ है। और बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? बाय द हेल्प ऑफ मेंडलीव, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को करेक्ट करके बताया। और भी कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि
AU दैट इज गोल्ड, P फॉस्फोरस नहीं होना चाहिए, प्लेटिनम होना चाहिए, PL कर लीजिएगा प्लेटिनम, PT सॉरी PT कर लीजिएगा प्लेटिनम, U यूरेनियम, आयन इंडियम, ये सारे एलिमेंट्स के मासेस को, एटॉमिक मासेस को इन्होंने करेक्ट करके जो है आपके सामने रखा। तो इतना महान व्यक्ति के बारे में आप पढ़ रहे हैं और आगे जाकर के हम इनके पीरियोडिक टेबल को छोड़ करके दूसरे दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और या बोल सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पढ़ने जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाना चाहिए। जैसे कि इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है दमित्री मेंडलीव बोलिए या दमित्री लेवनविच मेंडलीव बोलिए, मैं लिख देता हूं, लिखिए इस चीज का पूरा नाम क्या है, दमित्री DIMITRI दमित्री लेवनविच LAVNOVICH लेवनविच, उसके बाद है मेंडलीव MENDLEV, इनका पूरा नाम दमित्री लेवनविच मेंडलीव था, डी मेंडलीव बोल करके उन्हें पुकारा जाता था। इनका बॉर्न 1834 में हुआ। कहां पर हुआ, रसिया में। उस समय वो रसिया नहीं, उस समय सोवियत रूस हुआ करता था, है ना, USSR जिसे आप कहते हैं, उस समय इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक बुक लिखा, बहुत फेमस बुक लिखा, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। और इस प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री बुक में ही उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल लिख करके दिया था। ये जो पीरियोडिक टेबल के बारे में इतना डिस्कशन चल रही है, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री नाम के बुक जो मेंडलीव ने लिखा था उसी में ये लिखे थे। इतना कुछ करने के बाद हमारा यह दायित्व बनता था कि उनको रेस्पेक्ट दिया जाए, बट रेस्पेक्ट बोल के सिर्फ देने से नहीं होता ना, कुछ करना होगा उनके लिए। उनके लिए यह किया गया कि उनके नाम पे एक एलिमेंट का भी नाम रख दिया गया, आपने सुना होगा मेंडलीवियम, MD। इसका एटॉमिक नंबर 101 होता है, इसका नाम है मेंडलीवियम, MENDELEVIUM, मेंडलीवियम। मेंडलीव के नाम पर जो है ये एलिमेंट का नाम रखा गया है, एटॉमिक नंबर 101 है। तो ये सारा बातें एक्स्ट्रा में हमने जानकारी लिया। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉज होंगे, और ये जो अभी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दैट इज 5th, हमने जो 1 से लेकर के 5th तक पढ़ा, उसके बाद इसमें एक और चेंज आया, एक साइंटिस्ट आया, मोसले, हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे जाकर के हम नेक्स्ट क्लास जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे उस समय हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास को हम आगे और नहीं करेंगे। दीज आर द अर्लियर अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स मेकिंग अ डिटेल्ड एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इतने सारे चीजें पीछे काम हुआ, तब आज हमारे पास एक डिटेल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसके मदद से हम सारे एलिमेंट्स को एट वंस याद रखते हैं और उनके प्रॉपर्टीज को रिलेटिवली याद रखते हैं। तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।